हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम कवर करने वाले हैं हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट 2 जुलाई 2024 वर्जन आईएएस मंथली मैगजीन से फॉर आर यूपीएससी 2025। तो अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इससे पहले पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, और साथ ही साथ हमने इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनल सिक्योरिटी, सोशल इश्यूज़ और ये सब चीज़ें जो है वो इस चैनल पे कंप्लीट कर ली हैं। तो आप चाहें तो जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, और वहाँ से नोट्स बनाना ना भूलें। ठीक, तो ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल हमारे इधर जो है वो पिलग्रिम कॉरिडोर्स जो हैं वो काफ़ी बनाए जा रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हो गया महाकाल कॉरिडोर उज्जैन का, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये तो सबको ही मालूम होगा, है ना। सबसे पहले आई थिंक शुरुआत वहीं से हुई थी। तो अभी फिर से यूनियन बजट जो 2024-2025 है, उसने क्या कहा है कि हम विष्णुपद टेम्पल जो कि गया है और महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया बिहार में है, वहाँ पे एक कॉरिडोर प्रोजेक्ट, पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो बनाएंगे। तो हम न्यूज़ के बारे में और देख लेते हैं कि भाई विष्णुपद और महाबोधि टेम्पल्स जो है वो सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी में है आपस में। और जो नए अभी जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है वो किससे इंस्पायर्ड है, वो काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश, वहाँ से ये इंस्पायर्ड है। जो फाउंडेशन स्टोन है कॉरिडोर की, वो उस जिसको हम श्री काशी विश्वनाथ धाम जो है वो उसकी 2019 में रखी गई थी, है ना। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल है उनको हम गंगा रिवर के बैंक से जोड़ सकें, कनेक्ट कर सकें। तो जो भी वहाँ पे भक्त आ रहे हैं वो, और क्योंकि वो ना यूपी में बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं, तो टूरिस्ट भी जाएँ तो उनको वो जो कॉरिडोर है वो एक ईजी एक्सेस प्रोवाइड करे। और वहाँ पे वो कॉरिडोर जो रहते हैं ना, ऐसे सिंपल नहीं रहते, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वे में बनाए जाते हैं, तो और टूरिज्म भी इस चीज़ों से बढ़ता है। तो पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है, अगर ये मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के रूप में उसको डिफाइन करेंगे। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं वो लार्ज स्केल इंफ्रा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? बड़ी बड़ी स्केल पे इंफ्रा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं किसी भी रिलीजियस साइट को रिनोवेट या फिर रिस्टोर करने के लिए, रिनोवेट और रिस्टोर दोनों के करने के लिए, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन भी ज़्यादा बढ़ जाता है और रिनोवेशन भी हो ही जाता है। और साथ ही साथ एक किसी साइट को रिनोवेट और कंस्ट्रक्ट करने के साथ साथ ये जो आसपास की जो पुरानी रिलीजियस साइट्स हैं उनको भी कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए इनको कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ठीक है, रिसेंट ईयर में अभी क्या हुआ है, इंडिया ने बहुत सारे पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं, जैसे कि महाकाल कॉरिडोर, जगन्नाथ कॉरिडोर और करतारपुर साहिब कॉरिडोर, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज जो है वो भी मोटिवेट होगा और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरह भी ये काम करेंगे। तो उनके कुछ की फीचर्स देख लेते हैं इन प्रोजेक्ट्स के, क्योंकि हमें मीन्स में लिखने में काम आएगा। तो अगर हम इनको अनाउंस करते हैं तो क्या होता है, इनके क्या बेनिफिट्स हैं? तो प्रिजर्वेशन होता है और रिस्टोरेशन होता है। अगर हम एग्जांपल देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, है ना, वाराणसी में, तो ये टेम्पल्स जो आसपास के छोटे छोटे टेम्पल्स हैं उनको उनने कनेक्ट कर रखा है, जैसे कि शीतला माता टेम्पल, श्री राम टेम्पल, श्री गंगेश्वर महादेव टेम्पल, ऐसे उन्होंने काफ़ी छोटे छोटे टेम्पल्स जो हैं उनको कनेक्ट कर रखा है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई सिर्फ काशी विश्वनाथ मंदिर देखने आते थे पहले, तो आसपास के टेम्पल्स नहीं उन इतना घूमते थे, लेकिन अब जब वो यहाँ घूमने जाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो लोग जो है बाकी के टेम्पल्स जो है वहाँ तक घूमने भी जाया करेंगे, क्योंकि कॉरिडोर जो है वो एक इजी एक्सेस पे भी प्रोवाइड करता है और कनेक्टिविटी को भी बढ़ाता है, तो जिससे जो ये बाकी के मंदिर हैं उनकी इकोनॉमी भी बढ़ेगी। ठीक है, फिर आता है अमलगमेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिटेज, जैसे कि महाकाल लोक कॉरिडोर। भाई ये तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी बड़ा है। ये तो हमने अभी रिसेंटली हम गए थे तो हमें ऐसा लगता था कि अरे ये तो छोटू सा है, लेकिन जब हम गए वहाँ पर तो हमें जब पता चला कि नहीं, ये काफ़ी सुंदर और काफ़ी बड़ा महाकाल लोक कॉरिडोर है। ठीक है, इसमें 2 मैजेस्टिक गेटवेज हैं, नंदी द्वार और पिनाकी द्वार। कोई आपसे नहीं पूछेगा प्रीलिम्स या मेंस में, प्रीलिम्स में शायद पूछ भी लें, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं, तो शायद पूछ लें। तो नंदी द्वार और पिनाकी द्वार जो है वो वहाँ कहाँ पर है, महाकाल कॉरिडोर में। ठीक है, और यहाँ पे ना काफ़ी सारी पेंटिंग्स नहीं कहेंगे,
आइडल्स हैं, है ना, जैसे कि सप्तऋषि की अब सभी ने कहीं ना कहीं तो यूट्यूब पे, नहीं तो फिर जब बन रहे थे जब देखा होगा, सप्तऋषि की हैं। फिर शिव जी का जो सागर मंथन वाला है, उस चीज़ को ना उन्होंने मूर्तियों के रूप में, बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियों के रूप में पोर्ट्रे कर रखा है, बहुत सुंदर है। ठीक है, कहाँ कहाँ से उन्होंने, जो शिव पुराण में कथा है ना, वहाँ से उन्होंने म्यूरल्स जो है वहाँ से उठाए और वहाँ पे लगा रखें। तो ऐसे ही है, डेवलपमेंट को हेरिटेज के साथ अमलगमाइजेशन करके, इंटरलिंक करके वो प्रेजेंट करती हैं ये कॉरिडोर्स। फिर आता है विजिटर का एक्सपीरियंस जो है वो एनहांस होता है, जैसे कि देखो, डीकंजेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, जो हौच पौच मची रहती है किसी भी रिलीजियस प्लेस में, आपने देखा होगा कि मंदिर है, आसपास ही हर कोई दुकान लगा रहा है, गंदगी भी फैला रहा है ना, और चीज़ें जो है वो अनऑर्गेनाइज है। तो इन सब ये जब हम कॉरिडोर बिल्डअप करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये दूर होंगी, हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनाइज होगी। और वहाँ पे ना वर्चुअल म्यूजियम जो है एंशिएंट टेम्पल्स के वो बनाए गए हैं, रेस्ट रूम, शॉप्स, इन्फॉर्मेशन सेंटर, क्राउड मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ और एनहांस एक्सेसिबिलिटी जो है रिलीजियस प्लेसेस की, जैसे कि एस्केलेटर्स, रैम्प्स, ये सभी लगाए गए हैं। जो महाकाल कॉरिडोर है ना, उसके इधर ना एक वॉशरूम, इतना वर्ल्ड क्लास वॉशरूम और रेस्ट रूम बना रखा है उन्होंने, इतनी क्लीनलीनेस है, और वहाँ पे आरओ वाटर है, मतलब बहुत बढ़िया, इतना सा कचरा भी नहीं करने देते हैं, मतलब बहुत शानदार है। एक कॉरिडोर तो हम देख ही चुके हैं, आप अगर आपने कोई सा देखा है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, फिर ये सारी चीज़ें जो है वो पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स के अंडर होती है। फिर इससे क्या होगा, फिर टूरिज्म बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। इंडिया ने अभी तक 2.3 लाख करोड़ जो है फॉरेन एक्सचेंज से कमा लिए हैं टूरिज्म में, जिसमें जो कि एक 65.7% इंक्रीज हो रहा है साल दर साल। तो ये कौन कह रहा है, इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 कह रहा है। तो ये पॉइंटर आपको लिखना ही लिखना है। अगर इकोनॉमी में भी क्वेश्चन आता है कि हम कैसे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, तो अगर उसका एग्जांपल आप लिख सकते हो कि पिलग्रिम कॉरिडोर जो है वो हमारी इकोनॉमी बढ़ाने में मदद करते हैं। कौन कह रहा है कि इकोनॉमिक सर्वे 2023 कह रहा है, क्योंकि अभी 65.7% इंक्रीज जो है वो साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये रिलीजियस टूरिज्म को भी बूस्ट देते हैं पिलग्रिम कॉरिडोर्स। ठीक है, इससे और एम्प्लॉयमेंट जो है और एंसिलरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो बढ़ती हैं। अब चैलेंजेस क्या हैं, दिक्कतें क्या हैं, है ना। तो दिक्कतें देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि और कौन कौन से पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो एक रामराज लोक ओरछा भी मध्य प्रदेश में है। फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर चल रहा है, ये माँ कामाख्या दिव्य परियोजना चल रही है। हनुमान लोक कॉरिडोर, ये भी मध्य प्रदेश में ही चल रहा है। आई थिंक हनुमान लोक कॉरिडोर तो ये जो बागेश्वर छतरपुर के आसपास चल रहा है, जहाँ तक हमें लग रहा है। आप लोग बताइएगा अगर आप जानते हैं तो। फिर श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर, महाकाल लोक कॉरिडोर उज्जैन, बांकी बिहारी कॉरिडोर मथुरा वृंदावन, फिर श्री करतारपुर साहिब, यहाँ पे ये सब चल रहा है। फिर चैलेंजेस देख लेते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत तो क्या होती है, रिहैबिलिटेशन इश्यूज होते हैं कि भाई अगर आप कॉरिडोर बना रहे हैं तो ऐसे खाली पीली जगह नहीं बनेगा, अच्छी खासी आपको जगह चाहिए। अगर हम एग्जांपल देखें कि जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर जो बन रहा है, वहाँ पे 5 विलेजेस से होके वो गुजरेगा, तो वहाँ के लोगों की ज़मीन ले लिया। उन लोगों की 17 एकड़ ज़मीन जो है वो लग गई है, 17 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लग गई है। तो इतनी ज़मीन जिनकी है, फिर उनको आप कैसे रिलोकेट करोगे, रिहैब करोगे, ये एक दिक्कत आ जाती है। फिर आती है कि देखो, आपने काशी विश्वनाथ का सुना होगा, और जब राम मंदिर बन रहा था तो जो पाथ बन रहा था, तो उधर आपने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ देखी होंगी, जो पुराने छोटे, ये बहुत ही एंशंट मंदिर थे, उनको तोड़ना पड़ा उनको। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है उससे कनेक्टेड रहते हैं, काफ़ी सारे उनके रिलीजियस बिलीफ्स उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो आप कैसे तोड़ सकते हो किसी भी एंशिएंट चीज़ को। एंशिएंट चीज़ तो एंशिएंट चीज़ होती है, चाहे वो इतनी सी हो, चाहे वो बहुत ही बड़ी क्यों ना हो। तो आप नए कंस्ट्रक्शन के नाम पे उन चीज़ों को ना तोड़ो, तो ये एक दिक्कत है। फिर आती है सस्टेनेबिलिटी कंसर्न, कैसे कि भाई लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ही लोकल एनवायरनमेंट पे, है ना। पॉल्यूशन भी होगा, डिफॉरेस्टेशन भी होगा, और जो नेचुरल बॉडीज़ है उनको भी डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, और लार्ज स्केल टूरिज्म होगा। हमने खुद ही देखा है, टूरिज्म बढ़ता है ना जब किसी जगह में, तो वहाँ पे लोग बाग अगर ध्यान नहीं रखते तो गंदगी भी बढ़ती है, और कार्बन फुटप्रिंट जो है ऐसी जगहों पे वो ऑटोमेटिकली बढ़ता है। चलो गंदगी का तो आप ध्यान रख लोगे, है ना, कि आपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोग जो है वो गंदगी का ध्यान ले रहे हैं, लेकिन जो कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हो रहा है उसका क्या करोगे आप, है ना।
फिर ऐसे कोई और इनिशिएटिव हैं जहाँ पे कल्चरल और हेरिटेज कंजर्वेशन को बढ़ाने की बात की गई है। तो हाँ, एक प्रसाद स्कीम चल रही है जहाँ पे क्या कर रहे हैं ये लोग, फोकस कर रहे हैं डेवलपिंग और आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट्स को। सारे इंडिया के आसपास जितनी भी पिलग्रिमेज साइट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और डेवलप करेंगे रिलीजियस टूरिज्म के रूप में। फिर है हृदय स्कीम, यहाँ पे क्या करेंगे, अर्बन प्लानिंग के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हेरिटेज कंजर्वेशन जो है उसको करेंगे इंक्लूसिव मैनर में। फिर स्वदेश दर्शन स्कीम आती है जहाँ पे थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्कल्स जो हैं वो कंट्री में बनाए जाएंगे। फिर अडॉप्ट अ हेरिटेज है, तो नाम से जैसे ये बता रहा है ना, क्या करना होगा ताकि कोलैबोरेशन जो है कॉरपोरेट स्टेक होल्डर्स के साथ वो बनाया जा सके मॉन्यूमेंट्स के प्रिजर्वेशन के लिए। फिर आती है पर्वत वाला परियोजना जहाँ पे ये जो जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं लास्ट माइल तक, है ना, हर एक कोने कोने तक रिलीजियस टूरिज्म जहाँ जहाँ पर भी है, जहाँ पे भी रिलीजियस प्लेसेस हैं वो कनेक्ट की जा सके। फिर है काशी तमिल संगम, ठीक है, ये क्यों किया जा रहा है, ताकि देखो काशी और जो तमिल है, तमिलनाडु साइड जो संगम है वहाँ पे ना ये दोनों जो हैं वो एक एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग रही हैं, तो इनके रीडिस्कवर करना है इनकी एज ओल्ड लिंक्स को, ठीक। फिर वे एड क्या है कि भाई देखो हम क्या करेंगे, अगर हम हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट बनाएंगे, इससे क्या होगा, जब हम हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट बनाएंगे तो हम वहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अब कोई कॉरिडोर बन रहा है तो वहाँ पे इम्पैक्ट क्या हो रहा है वहाँ की लोकल बॉडीज़ पे, लोकल पॉपुलेशन पे, लोकल एनवायरनमेंट पे, उसका असेसमेंट बनाएंगे। इससे जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं नेबरिंग एंशिएंट स्ट्रक्चर्स पे, लोगों पे, कम्युनिटीज़ पे, तो उनको जब हम मालूम चलेगा कि ये दिक्कत आ रही है तो हम उनको एड्रेस भी कर पाएंगे। फिर आता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्या करेंगे, हम लोकल कम्युनिटी जो है उसको प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे कि देखो हम यहाँ पे ये कॉरिडोर बनाने की सोच रहे हैं, तो आप प्लानिंग में आ जाओ। तो वो लोग वहाँ की ज्योग्राफी को भी काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ के मंदिर को भी कोई भी एंशिएंट चीज़ है उसको काफ़ी अच्छे से जानते हैं, तो वो लोग जो है वो अपना अपना एक मत रख सकेंगे कि इसको मत तोड़ो, ऐसा मत करो, आप क्या करो यहाँ से सड़क ले जाओ या यहाँ से गली ले जाओ तो ये और अच्छा लगेगा। तो लोग जो है वो अपनी अपनी राय दे सकेंगे, और जब लोग खुद ही अपनी राय देंगे और फिर लोग गवर्नमेंट और जो कम्युनिटी है वो साथ में काम करेगी, तो इससे जो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम आने वाली है वो कम हो जाएगी और आसान भी हो जाएगी। फिर आता है सस्टेनेबल टूरिज्म। ये जो कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स हैं इनको ट्रैवल फॉर लाइफ के साथ अलाइन करना चाहिए। देखो लाइफ मिशन लाइफ करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ये लास्ट ईयर काफ़ी न्यूज़ में भी था, और लास्ट ईयर की इकोनॉमी सेक्शन की विजन आईएएस मंथली मैगजीन में भी था ये, है ना। अब किस मंथली मैगजीन में था एग्जैक्टली तो हमें याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ था। तो ट्रैवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंदर ना ट्रैवल फॉर लाइफ है, जहाँ पे हमें सस्टेनेबल टूरिज्म जो है उसको प्रमोट करना है। ट्रैवल फॉर लाइफ जो है यहाँ पे क्या करेगा, अवेयरनेस क्रिएट करेगा सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए, और टूरिस्ट बिजनेसेस को मदद करेगा एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट करने में नेचर के साथ। तो ये हमने देख लिया कि कैसे जो पिलग्रिम कॉरिडोर्स हैं वो एक इकोनॉमी और ग्रोथ में कितना मदद कर रहे हैं, हमारे टूरिज्म को बूस्ट करने में भी कितना मदद कर रहे हैं, और इससे हमारी कंट्री जो है उसका ब्यूटिफिकेशन भी इनडायरेक्टली हो ही रहा है ना। तो क्या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं और क्या अदर इनिशिएटिव्स हैं, ये हमने देख लिया। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है मेंस में तो आई होप आप लोग डायरेक्ट अब लिख ही पाएंगे। फिर हम विष्णुपद टेम्पल के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो यहीं से शुरू हुआ था कि भैया अभी क्या 2024 में और 25 के बजट में विष्णुपद टेम्पल और महाबोधि टेम्पल को एक कॉरिडोर के थ्रू कनेक्ट करने की बात की गई है। तो विष्णुपद टेम्पल जो है ये हमने ना जब हमने जून का आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे थे ना, तब हमने अहिल्याबाई होलकर जी के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पे शायद आई थिंक विष्णुपद टेम्पल के बारे में था। तो ये कहाँ पर है, ये बिहार की गया डिस्ट्रिक्ट में है, फाल्गु रिवर के ऊपर। देखो फाल्गु रिवर आ गया, फाल्गु रिवर कहाँ पर है, गया बिहार में है, और उसके ऊपर विष्णुपद टेम्पल है ना। प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। फिर ये जो टेम्पल है ये विष्णु जी के जो फुटप्रिंट्स हैं, देखो उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने असुर को मारा था, गयासुर को मारा था, तभी तो उस जगह का नाम गया
गया पड़ा हुआ है, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गयासुर को मारा था तो उन्होंने ना उनको पैर ऐसा रख दिया था, तो वो जो है गयासुर वो धरती में धंस गए थे, और विष्णु जी के पैर जो हैं चरण पादुकाएं वो वहां पे छप गई थी, जो जिसके लिए 4 सिंबल हैं वहां पे, शंख चक्र गदा और पद्म लोटस, है ना, ऐसे 4 सिंबल हैं। उसी प्लेस को मंदिर में उसी चरण पादुकाओं को पूजा जाता है। और क्या बोलते हैं, तो हाँ ये बता दिया। और ये जो धर्मशिला है वो एक बसाल्ट रॉक की बना रखी है, ये भी हो गया, इतना नहीं पूछेगा प्रीलिम्स में पर हम जान लेते हैं। तो ये जो सेक्रेट साइट है ये विष्णुपद जो टेम्पल है, ये महाभारत रामायण में जो है वो, हाँ, वो मेंशन भी है। और यहाँ पे जो लॉर्ड राम है ना, जो भगवान राम है, इन्होंने अपने पिताजी का, आपने भी सुना होगा कि देखो अभी हमारे शादी वगैरह चली है तो काफ़ी सारे लोग जो है वो गया जी जाते हैं, गया जी में जाके पिंडदान करते हैं उनके पूर्वजों का, है ना। तो ऐसे भगवान राम जी जो है उन्होंने भी अपने पापा का पिंडदान यहाँ पे किया था, राजा दशरथ का पिंडदान किया था। फिर रेस्टोरेशन क्या है, जो करंट स्ट्रक्चर है ना, अभी ये जो मंदिर बन रखा है विष्णुपद टेम्पल का, ये देवी अहिल्याबाई होलकर जो है इंदौर की रूलर, जो कि 1787 के टाइम पर रूल किया करती थी, उनके द्वारा ये बनाया गया है। फिर आता है महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दे लें कि महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ये भी गया के बिहार में है। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर हम देखें तो अशोका जी जो है उन्होंने बनाया था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, वो आपने देखा होगा कि टेम्पल्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्पेशली जब ये अशोक से और बुद्धिज्म से कनेक्टेड है। तो अगर आपने PYQs देखे हैं फिल्म्स के, तो भाई कितना इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ऐसे टॉपिक्स, क्योंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म, अशोक, ये जो है चंद्रगुप्त एरा है, ये जो है UPSC का फेवरेट टॉपिक है। तो ये जो फर्स्ट टेम्पल है ये अशोका द्वारा बनाया गया था 3rd सेंचुरी BC में। फिर जो अब टेम्पल जो हम देखते हैं ये 5th से 6th सेंचुरी CE में गुप्ता पीरियड, जो लेटर गुप्ता पीरियड जो है उनके द्वारा बनाया गया था, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्ट बुद्धिस्ट टेम्पल में से एक है। फिर मेन टेम्पल क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो डायरेक्ट इस टेम्पल पे कोई क्वेश्चन पूछे, आई डोंट थिंक कि मीन्स में ऐसा क्वेश्चन आएगा, आ रखे हैं, पर हमारा मोटिव क्या है कि अगर हम ना इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं कि इन्होंने कैसे डिस्क्राइब कर रखा है, तो कल को अगर UPSC अगर कोई गूगली फेंकने की कोशिश करता है, महाबोधि की जगह वो किसी और टेम्पल को लिखने का मतलब आपको क्वेश्चन दे देता है कि आप उस पर लिखो, तो हम देख लेते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं ना, अगर हमें उसको थोड़ा सा भी नॉलेज है। तो एक तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो टेम्पल किसने बनाया है, कब बनाया है ना, कहाँ पर है, यूनेस्को में है या नहीं है। फिर हम लिख सकते हैं ये क्लासिकल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में है, कौन सा, महाबोधि टेम्पल, है ना। तो हम अगर किसी और टेम्पल के बारे में लिखा है तो हम उसका भी आर्किटेक्चरल स्टाइल लिख देंगे। यहाँ पे एक आप देख सकते हो कर्वीलीनियर शिखरा है, टावर है जो अम्लखा और कलश के साथ टॉप्ड है। ये जो डिज़ाइन है ना ही द्रविड़ है और ना ही नागर है, लेकिन ये नागर टेम्पल की तरह नैरो है ना। और जो राइजेस जो हैं इस बट इट राइजेस विदाउट कर्विंग्स लाइक द्रविड़ा वन, जैसे द्रविड़ में क्या होता है कि ऊंचा ऊंचा रहता है लेकिन कर्विंग्स नहीं रहती हैं, ऐसे ही इसके साथ है। और ये नैरो दिख रहा होगा आपको, तो ये नागरा स्टाइल से लिया गया है। ठीक है, इसकी एंट्रेंसेस जो है वो ईस्ट से है और नॉर्थ से है। लो बेसमेंट्स हैं मोल्डिंग के साथ, है ना, जो कि जहाँ पे हनी सकल और गीज डिज़ाइन भी है। तो ये प्रॉब्लम से पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान दें। फिर एक वज्रासना भी है यहाँ पे, डायमंड स्टोन जो पॉलिश सैंडस्टोन है प्लेटफॉर्म है। देखो जैसे कि बुद्ध जी जो है, आपको मालूम होगा कि बुद्ध जी जो है उनको गया में ये लोग उनकी मेडिटेट किया करते थे। तो वहाँ पे उन्होंने ना एक सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये दिखाने के लिए कि बुद्ध जी जो है, गौतम बुद्ध जो है यहाँ पे बैठ के मेडिटेशन किया करते थे। ठीक है, ओरिजिनली ये एम्परर अशोका के द्वारा इंस्टॉल की गई थी, है ना। फिर 7 सेक्रेट साइट्स इससे क्या एसोसिएटेड है, कौन कौन सी, एक तो सेक्रेट बोधि ट्री, ऐसा कहा जाता है। देखो बोधि ट्री तो आपको मालूम है कि कैसे उखाड़ के फेंक दिया गया था, उसको किसने फेंका था ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। तो जो वेस्ट ऑफ द टेम्पल है, टेम्पल के वेस्ट में ऐसा कहा जाता है कि जो ओरिजिनल ट्री था बोधि ट्री, उसका ही डिसेंडेंट ट्री जो है वहाँ पर लगा है।
और कुछ कुछ सीक्रेट प्लेसेस हैं। अनिमेष लोचन चैत्य प्रेयर हॉल है वहाँ पे। रत्न चक्र चक्रमा एक ज्वेल एम्बुलेटरी है। रत्न घर चैत्य अजापाला निग्रोध ट्री भी है जहाँ पे बुद्ध ने मेडिटेट किया था 5th वीक के दौरान, जहाँ पे उनकी जो क्वेरीज थी, है ना, आंसरिंग द, जो ब्राह्मण्स थे उनकी क्वेरीज को उन्होंने आंसर किया था। फिर एक लोटस पॉन्ड भी है और राज यातना ट्री भी है। बुद्ध हिमसेल्फ मेंशन 4 इम्पोर्टेंट प्लेसेस, कौन कौन सी थी उन्होंने? धर्म यात्रा लुम्बिनी, ठीक है, where he was born। फिर बोध गया जहाँ पे उनको एनलाइटन मिली। फिर सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला सरमन दिया। और कुशीनगर जहाँ पे वो महापरिनिर्वाण को विलोच हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में, कैसे हमने देखा कि कौन कौन से कॉरिडोर्स हैं यहाँ पे, पिलग्रिम कॉरिडोर्स जो हैं वो कैसे हमें इम्पोर्टेंस रखते हैं, और प्रिलिम्स में क्या क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो इसी के साथ हमारा आर्ट एंड कल्चर जो है वो कंप्लीट होता है जुलाई 2024 का। और मोस्ट ऑफ आर मंथली मैगजीन जो है वो जुलाई 2024 की वो कंप्लीट हो गई है। अब हम जंप करेंगे अगस्त पे, लेकिन इससे पहले हमें प्लेसेस इन न्यूज़ एंड पर्सनालिटी इन न्यूज़ देखनी है। इसके 2 वीडियोस आएंगी, और ये जो न्यूज़ एंड शॉर्ट है ये हम 1 मिनट वीडियोस के थ्रू यानी शॉर्ट्स के थ्रू कवर कर चुके हैं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद शॉर्ट्स वीडियो भी देख लें। 1 मिनट की होंगी, चलते फिरते आपको समझ में आ जाएंगे। तो हाँ, आई होप कि अभी आपको सब समझ में भी आया होगा। आपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, नोट्स तो बना लिए होंगे, क्योंकि अब आप एज माय ऑडियंस समझ गए होंगे कि नोट्स की इम्पोर्टेंस क्या है ना, और कैसे वो आपको रिलाय नहीं करने देगी PTC 65 और मेंस से 65 पे। So this is all for this video today. We'll meet you in the next one where we will try to discuss either personalities in news or places in news. Thank you.